हाँ बेटा ध्यान दो इधर। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कहने का मतलब प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो था उसको हमने पढ़ा था। किस पर निर्भर करता है बेटा? एक संकर संकरण पर। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इस प्रभाविता के नियम के कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ अपवाद। प्रभाविता का नियम क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 PD में जो कैरेक्टर प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं या एक्सप्रेस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी। और जो प्रकट नहीं होते उन्हें कहते हैं अप्रभावी। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। मतलब एक प्रभावी लक्षण या युग्म विकल्पी द्वारा अप्रभावी लक्षण या युग्म विकल्पी जो है उसको दबा दिया जाता है, संदमित कर दिया जाता है। ठीक है, इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब ऊपर प्रभावी समयुग्मजी यानी कैपिटल टी और अप्रभावी समयुग्मजी मतलब स्मॉल टी का संकरण करवाएंगे तो F1 PD में कौन आता है बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों आते हुए भी कैपिटल टी प्रभावी होता है, स्मॉल टी अप्रभावी होता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे अपवाद या कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं कुछ प्लांट के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब प्रभावी और अप्रभावी होने के बावजूद भी प्रभावी अकेला खुद को प्रकट नहीं कर पाता। दोनों का बीच का मिला मतलब दोनों का मध्यवर्ती भी प्राप्त हो सकता है, दोनों का मिला जुला रूप भी प्राप्त हो सकता है ना, दोनों से हटके कोई तीसरा भी प्राप्त हो सकता है। इसको बोला जाता है प्रभाविता के नियम के अपवाद। कैसे? प्रभाविता के नियम के अपवाद कौन कौन से बेटा? देखना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, फर्स्ट हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। सेकंड, सहप्रभाविता या जिसको को डोमिनेंस कहते हैं। और थर्ड, बहु युग्म विकल्पिता। हाँ बेटा, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और बहु युग्म विकल्पिता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिल। अब इसमें हम बात करें सबसे पहली अपूर्ण प्रभाविता की, तो ये अपूर्ण प्रभाविता है क्या? समझना इधर कि अपूर्ण प्रभाविता को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला, सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था कार्ल कॉरेंस। क्या नाम था? कार्ल कॉरेंस।
किसमें की थी इन्होंने? कार्ल कोरेंस ने एक प्लांट था जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा। नाम सुना है इसका? मिराबिलिस जलापा। जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसमें तथा एक और प्लांट था जिसका नाम था एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस। इस प्लांट को स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। इस प्लांट को डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। इनके अंदर सबसे पहले क्या किया था बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या हम बात करें कि जो अपूर्ण प्रभाविता है उसको डिस्कवर किया गया था। अब ये है क्या, समझना इधर। इन कार्ल कोरेंस ने बताया कि एंटीराइनम मेजस तो प्लांट है, इस प्लांट में 2 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। कैसे फ्लावर पाए जाते हैं? 2 प्रकार के फ्लावर। एक तो जनक की बात करें, एक तो फ्लावर होता है लाल पुष्प। कैसा होता है बेटा? दूसरा फ्लावर होता है सफेद पुष्प। कैसा होता है? सफेद। लाल पुष्प को अगर अपन लिखे तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इसको कैसे लिखेंगे बेटा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये तो है जनक। जब इन जनकों से कौन बनेंगे बेटा? युग्मक बनेंगे। युग्मक किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो यहां क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। और इधर क्या आ जाएगा? स्मॉल आर। अब एक लाल पुष्प है, दूसरा सफेद पुष्प है, इसमें किस प्रकार का परागण होगा? स्वपरागण या परपरागण? परपरागण। अभी भी तुम स्वपरागण बोल रहे हो, डफोड़ा समझ में आता है कुछ? 2 प्रकार के पुष्प हैं, उनमें परपरागण होगा। परपरागण का मतलब एक के परागकण दूसरे की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो कौन सी पीढ़ी आएगी निषेचन के बाद में? F1 पीढ़ी आएगी। और इस F1 पीढ़ी में सारे पुष्प कैसे मिलने चाहिए? प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल मिलने चाहिए। लेकिन मिलते कैसे हैं? मिलते कैसे हैं बेटा? होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही होगा, लेकिन कैसे मिलेंगे पुष्प? गुलाबी कलर के पुष्प मिलेंगे। अब लाल कलर और सफेद कलर जब इनको मिलाया जाता है या फिर इन दोनों के मध्यवर्ती हल्का लाल कह दो और हल्का व्हाइट कह दो तो कौन सा कलर प्राप्त होता है? गुलाबी प्राप्त होता है। जनक जो है लाल पुष्प और सफेद पुष्प का क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। मतलब न तो लाल है न ही गुलाबी है, दोनों का मध्यवर्ती या हम कह सकते हैं दोनों से अलग एक F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। तो ये प्रभाविता का नियम तो कहीं से नहीं दिख रहा, इसलिए कहा जाता है ये क्या है बेटा? अपूर्ण प्रभाविता। कहने का मतलब जो आर है कैपिटल आर, ये खुद को पूरी तरीके से प्रभावी, मतलब खुद को जो प्रभाव है वो प्रकट कर ही नहीं पाया, इसलिए क्या प्राप्त हो गया बेटा? गुलाबी प्राप्त हो गया। यहाँ तक चीज समझ में आई? और यही यहाँ तक का नियम हमने उस टाइम में प्रभावी का पढ़ा था। आगे चलते हैं। देखो बेटा, जब गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए हैं, जैसा हम वी संयोजन के नियम के अनुसार पढ़ते हैं कि F1 पीढ़ी के बाद में जब इनमें क्या होता है बेटा? युग्मक जनन होता है। क्या होता है? तो ये दोनों युग्मक क्या हो जाते हैं बेटा? पृथक पृथक हो जाते हैं। ठीक है, ये कैपिटल आर अलग हो गया, स्मॉल आर अलग हो गया। अब हम इनमें क्या करवाएंगे? स्वपरागण, क्योंकि पौधा एक ही है। गुलाबी पुष्प के परागकण उसी गुलाबी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। मतलब इस कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस किससे करवाते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर से ही करवाते हैं। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है बेटा?
F2PD प्राप्त होती है। और F2PD का क्या मतलब बताओ, F2PD का क्या मतलब? F2PD का क्या मतलब? कौन सा वर्ग? अरे बेटा कौन सा वर्ग? कोनेट वर्ग। ये लो, इधर क्या लिखूं? इधर यहाँ ये क्या बनेगा? पहला कैपिटल आर, ये क्या बनेगा? कैपिटल आर, ये, और लास्ट वाला दिख रहा होगा आपको। लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? उसका लक्षण प्रारूप यानी उसको बाहर से देखना। क्या आएगा लक्षण प्रारूप? देखना बेटा, लाल कितना, गुलाबी कितने, और सफेद कितना? ये तो हो गया रेड, ये हो गया पिंक, और ये हो गया व्हाइट। और वहां प्रभाविता के नियम में लक्षण प्रारूप क्या आता है? 3:1। यहाँ क्या आ गया? सिर्फ इतना सा फर्क
पहले ही बोल देती थी, ऐसी लड़ाई करवा दी। ओके, मन में थोड़ी बोलना था। चलो देखो बेटा, हम बात करते हैं कि मटर के अंदर जो स्टार्च के कण हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुनना इधर, मटर में स्टार्च कणों का आकार, इनके लिए जो जीन होता है, सुनना इधर बेटा, इनके लिए जो जीन होता है वो जीन मटर के स्टार्च के कण निर्भर करेगा, मतलब बनाएगा या नहीं बनाएगा। उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम का नाम होता है SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम या स्टार्च शाखन एंजाइम। क्या है बेटा? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम